नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जून महीने के ट्रेंडिंग टॉपिक्स के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम जून के लास्ट वीक के चर्चित टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड है, जो कि जून के लास्ट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रही थी। तो देखते हैं कि अग्निपथ स्कीम से क्या क्या क्वेश्चन जो है पेपर्स में आने वाले पूछे जा सकते हैं। With reference to the Agnipath scheme, consider the following statements. Which of the statements given above is are correct? तो हमें बताना है कि हमें जो है अग्निपथ स्कीम से कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइदर वन और नॉट टू। लेकिन दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हमारी पहली स्टेटमेंट है, इट अलाउज पेट्रियोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, द यूथ ज्वाइनिंग द आर्मी विल बी कॉल्ड अग्निग्रही। ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो चलिए जानते हैं इस अग्निपथ स्कीम के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो गाइस, जो ये इस अग्निपथ स्कीम है, ये सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली जून के लास्ट वीक में जो है अभी अनाउंस की गई है, जिसके अंदर जो सोल्जर्स है, जिनकी जो हमारे यूथ है, उसको जो है आर्म फोर्सेज की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के तीनों सर्विस में जो है रिक्रूट किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। इस स्कीम की एक खास बात यह है, इस स्कीम के अंडर जो है हर साल 45 से लेकर जो है 50,000 तक सोल्जर्स जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे एनुअली, मतलब कि हर साल। और जो कि 4 साल के लिए सर्विस देंगे, जिसके अंदर से 25% जो सोल्जर्स होंगे उनको जो है रिक्रूट कर लिया जाएगा दोबारा से। उनको जो है 15 साल की सर्विस पे एक्स्ट्रा उनको दी जाएगी। 100 में से 25% जो सोल्जर्स होंगे उसको जो है 15 साल की नौकरी एक्स्ट्रा दी जाएगी। और जो ये सोल्जर्स यहाँ पे अग्निपथ स्कीम के थ्रू सेलेक्ट होंगे उनको जो है अग्निवीर का नाम दिया जाएगा, ना कि अग्निग्रही का। अगर मैं बात करूँ जो 75% जो सोल्जर्स बचे हमारे उनके बारे में, तो गाइस जो 75% सोल्जर है हमारे, वो 4 साल की सर्विस करेंगे। उनको जो है 4 साल की सर्विस करने के बाद जो है एक सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा सैलरी के अलावा, जो कि 11.1771 लाख का होगा। गाइस, इसको आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको जो है अग्निवीर की जो सैलरी है उसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस, आपके सामने ये एक चार्ट है, इसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि अग्निपथ जो स्कीम है उसमें 4 साल की जो सोल्जर्स नौकरी करेंगे उसमें उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे सैलरी के बारे में। तो गाइस, जो हमारी पहली इसमें पहले साल को 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें से 21,000 को जो आपको हाथ में मिल चुके होंगे और 9,000 रुपये जो आपके सेवानिधि पैकेज में जमा कर दिए जाएंगे। ऐसे ही दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में। तो गाइस, जब आप 4 साल की नौकरी पूरी कर लेंगे तो आपको जो है सेवानिधि पैकेज में जो है 10.0 लाख जमा हो चुके होंगे और आपको 1 लाख तक की सैलरी आपको पहले ही आपको हाथ में मिल चुकी होगी सेवानिधि पैकेज के अलावा। फिर जो 10.04 लाख है उस पर इंटरेस्ट लगा के जो है 11.71 लाख हो जाएंगे, जो कि आपको आपकी सैलरी के अलावा 4 साल नौकरी करने के बाद जो है वो दिया जाएगा। अगर गाइस आपको सेव इस अग्निपथ स्कीम के बारे में और भी डिटेल में जानना है, इसके बेनिफिट्स के बारे में और भी डिटेल में, तो इसके ऊपर जो मैं एक अपने चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपकी स्क्रीन के टॉप राइट साइड कॉर्नर में भी दे दूंगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द जल जीवन मिशन? चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो हमें जो है बताना है जल जीवन मिशन के बारे में, इनमें से जो दो स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू। तो पहले गाइस जानते हैं कि जल जीवन मिशन है एक ट्रेंडिंग में क्यों आता है ये टॉपिक। तो रिसेंटली जो है बीजेपी सरकार ने अपने 8 साल पूरे करे हैं। उसमें जो है बीजेपी सरकार ने ये बोला है, उन्होंने जो 50% रूरल हाउस होल्ड को जो है पानी का एक्सेस करवा दिया है। 50% रूरल हाउस होल्ड को पानी का एक्सेस करा दिया है अपने जल जीवन मिशन के तहत। तो इसलिए जो ये टॉपिक काफी ट्रेंड में था और इससे काफी उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जानते हैं जल जीवन मिशन है क्या। तो क्या जल जीवन मिशन है 2019 में लॉन्च किया गया था बीजेपी सरकार के द्वारा, जिसमें ये बोला गया था जो रूरल हाउस होल्ड है उसमें से हर फैमिली में हर एक पर्सन को हर एक दिन जो है 55 लीटर पानी दिया जाएगा। और ये जो गाइस, और जो ये मिशन है ये जो है इट कम्स अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये जो हमारा मिशन था ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता था। और जो कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला गया था, इट वाज लॉन्च अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो गाइस इसलिए जो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई थी, क्योंकि ये जो जल जीवन मिशन है ये हमारा अंडर आता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। और गाइस हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी, उसमें ये बोला गया था इट इज सॉनली फोकस्ड ऑन ग्रीव वाटर मैनेजमेंट, जो कि ये भी गलत है। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन के डिटेल में जो पढ़े लास्ट लाइन, इसमें ये बोला गया इट ऑल्सो इंश्योर्स कंजक्टिव और यूज ऑफ कंजर्व वाटर के बारे में ध्यान दिया गया है। इसमें ड्रिंकिंग वाटर सोर्स ऑगमेंटेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम और ग्रीव वाटर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे 3-4 चीजों के ऊपर और भी ध्यान दिया गया था, ना कि सिर्फ ग्रीव वाटर मैनेजमेंट के द्वारा। इसलिए जो दोनों जो स्टेटमेंट थी वो गलत हो गई थी। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर।
तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडो रशिया रिलेशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो गाइज हमें जो है इंडो रशिया रिलेशनशिप के बारे में कुछ चार स्टेटमेंट दी हुई है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, मतलब कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। तो गाइज हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ये बोला गया, बोथ कंट्रीज रेगुलरली कंडक्ट द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंदिरा। और अगर हम इसका डिटेल में पढ़े आंसर, तो इसमें ये बोला गया है जो इंदिरा जो है एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और रशिया के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें जो है काउंटर टेरर ऑपरेशन के जो है अंडर उनकी कुछ ट्रेनिंग चलती है। तो इसलिए हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आईएनएस विक्रमादित्य इज रशियन इन ओरिजिन। तो गाइज इंडिया के पास जो है अभी तक सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, और वो भी जो है एक रशियन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है जो कि हमारी इंडियन नेवी ने 2013 में जो है रशिया से खरीदा था। तो इसलिए जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि आईएनएस विक्रमादित्य द सोल एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेटेड बाय इंडिया इज ऑल्सो रशियन इन ओरिजिन। तो गाइज अभी तक जो है आईएनएस विक्रम आदित्य ही है हमारे पास, एक इंडिया के पास एक सोल एयरक्राफ्ट कैरियर। अभी जो है आईएनएस विक्रांत जो कि हमारा सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो जल्दी से जल्दी लॉन्च होने वाला है, उसका भी ट्रायल चल रहा है। जो इसके बाद जो है आईएनएस विक्रांत के आने के बाद जो है हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है। द रोपुर प्रोजेक्ट, तो गाइस जो रोपुर प्रोजेक्ट है वो भी स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रोपुर प्रोजेक्ट है वो इंडिया और रशिया के द्वारा जो है प्लान किया गया था कि जो रोपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो जो है इंडिया और रशिया जो है मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे बांग्लादेश में। तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बात करूँ फोर्थ स्टेटमेंट की, तो हमें इससे पहले जो एक नीचे की जो सबसे लास्ट लाइन है वो पढ़नी पड़ेगी। इंडिया एंड रशिया हैव टू इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, वन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉपरेशन, और जो सेकंड है वो है ऑन मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन। तो गाइस जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें ये बोला गया है सिर्फ इंडिया एंड रशिया हैज ओनली वन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, जबकि जो है स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई क्योंकि इंडिया और रशिया के पास जो है दो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है। तो इसलिए जो गाइस हमारे तीन स्टेटमेंट सही थी और जो फोर्थ स्टेटमेंट थी वो गलत थी। अगर मैं बात करूं मैं ये क्वेश्चन जो है ट्रेंड में क्यों रहा, तो इसके पीछे एक रीजन है। रिसेंटली जो इंडिया रशिया ने जो सेलिब्रेट करा अपना 75th एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो मेरा 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। तो उसके साथ जो है 75 जो है हमें साल हो गए हैं रशिया से डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए, तो इंडिया वो भी जो है सेलिब्रेट कर रहा है, और उसके साथ साथ जो है एक रशिया और यूक्रेन की वॉर भी चल रही है। तो वैसे इन्हीं दो वजह से जो है काफी ट्रेंड में आता है टॉपिक, और काफी चांसेस है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो इंडियन बायोडाइवर्सिटी में से है, तो आप मान सकते हैं साइंस में से एक तरह से। तो गाइज यहाँ पे जो हमें इंडियन बायोडाइवर्सिटी में से कुछ स्पीसीज के नाम दे रखे हैं जो कि शायद निकाल से बोलने और पढ़ने भी काफ़ी मुश्किल है, पर फिर भी मैं आपको कहूँगा एक बार आप इनको देख लीजिए। इसमें एक कॉमन लेटर है, इसमें टी से जो है सारी स्पीसीज के नाम शुरू हो रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस, तो आपको ये तो पता रहेगा कि टी से सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है स्पीसीज के नाम शुरू हो रहे हैं, तो ये जो वही इस क्वेश्चन होगा। तो इसमें से पूछा है कि ये जो नाम है ये कौन सी किस चीज़ से रिलेट करते हैं हमारे चार ऑप्शन में से, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो गाइस जो हमारी ये नाम है ऊपर चार स्पीसीज के, ये कोरल की जो है कुछ हमारी चार स्पीसीज हैं जो कि अभी जो है हाल ही में डिस्कवर की गई हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। आप इसकी एक इमेज दे सकते हैं यहाँ पे साइड में, राइट साइड में। तो गाइस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी अभी रिसेंटली जो है रिकॉर्ड करी है 4 न्यू स्पीसीज ऑफ कोरल्स, जो कि फर्स्ट टाइम मिली है इंडियन वाटर्स में। तो इसलिए जो है ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मिली है इंडिया में, इसलिए जो है स्पीसीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये इसका सही आंसर है कोरल्स। तो ये जो गाइस चार न्यू स्पीसीज मिली है ये हमारी कोरल्स की स्पीसीज है। अगर बात करूँ गाइस ये जो स्पीसीज है कोरल की, ये सेम जो है इससे पहले जो है जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में मिल चुकी है, और इंडिया में बात करें तो ये अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड है उनके वाटर्स में मिली है। तो अगर इस क्वेश्चन से इस स्पीशीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कि ये किससे रिलेटेड है या फिर कहाँ पर मिली है, तो आई होप इसका आप आंसर दे सकेंगे। तो गाइस अगर आपको कोरल्स के बारे में और भी पढ़ना है तो मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ, आप इसमें जो है कोरल्स के बारे में और भी पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज जो हमारा फिफ्थ ट्रेंडिंग टॉपिक था वो था प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर। तो चलिए जानते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है प्लास्टिक वेस्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग प्लास्टिक वेस्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो हमें प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं तीन, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, लास्ट टाइम में हमसे कौन सी स्टेटमेंट पूछी गई, सही पूछा गया, फिर नॉट करेक्ट या फिर करेक्ट पूछा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है।
तो गाइस पहले तो जानते हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट का जो ये टॉपिक था ट्रेंड में क्यों रहा था। तो गाइस ये टॉपिक था, ये ट्रेंड में इसलिए रहा था कि साइंटिस्ट है उन्होंने फाउंड किया है जो माइक्रो प्लास्टिक है, मतलब कि माइक्रो प्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक होती है, एक प्लास्टिक का पीस होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, एक चावल के दाने से भी छोटा है। ये जो हमारे अंटार्कटिका की जो स्नो है, जो बर्फ पड़ती है वहाँ पे जो है पाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ की स्नो को मेल्ट करने में, पिघालने में। तो जो है ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है हमारा, ये इसका भी बहुत बड़ी चिंता है। तो उसमें जो है माइक्रो प्लास्टिक जो है वो बहुत बड़ी चिंता का कारण है कि उसकी वजह से भी जो है हमारे क्लाइमेट पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, और कई जगह से जो है बर्फ पिघल रही है और पानी का जो लेवल है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो इसलिए जो है ये टॉपिक काफी ट्रेंड में रहता है, इसलिए जो प्लास्टिक वेस्ट से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो देखा जो हमारी दो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सही थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही थी। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रही है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ईपीआर has been given legal force through the Plastic Waste Management Amendment Rule 2021। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। आप इसका जो है नीचे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ईपीआर जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। जो रूल था 2016 का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का, उसने जो है इसको ईपीआर को इंट्रोड्यूस करा था। और हमसे ऊपर पूछा गया लीगल फोर्स के बारे में। आगे पढ़ते हैं। बट हैज बीन गिवन लीगल फोर्स, यहाँ पे लीगल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, थ्रू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। तो इसका मतलब जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तुम्हारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही हुई। हमारी सेकंड स्टेटमेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग पीईटी, मतलब कि पॉलीथिलाइन टेरीफेटेट used to make soft drinks bottles and clothing are found in Antarctica's rose ice shelf। तो गाइज ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एकदम सही है, आप इसके नीचे पढ़ सकते हैं। गाइज अभी कुछ टाइम पहले जो है साइंटिस्ट के द्वारा एक सर्वे कराया गया जिसमें जो है 19 जगह की जो डिफरेंट साइड्स की जो स्नो है, 19 जगह थी डिफरेंट डिफरेंट, वहाँ पे जो स्नो पड़ती है उसको जो है सैंपल लिया गया। और उसमें जो है 13 तरह की जो है उस 19 साइट्स में से उसमें 13 तरह की जो है प्लास्टिक फाउंड हुई हर किसी स्नो में। तो उसमें 13 तरह की जो प्लास्टिक फाउंड हुई, उसमें ज़्यादातर जो प्लास्टिक थी वो थी पीईटी, मतलब कि पॉलीथिलाइन टेरीफेटलेट, जो कि कॉमनली यूज की जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बोतल होती है उनको बनाने में और क्लॉथिंग में। जो कि जो ये पीईटी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी कई तरह की होती है, जो पीईटी है ये जो स्नो में सबसे ज़्यादा मिल रही है। और ये जो बहुत ही बड़ा कारण है हमारे क्लाइमेट चेंज का, ये हमारे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रही है। तो इसलिए जो है हमारी सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। और जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर इंडिकेट्स प्लास्टिक पोल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडी, ये जो है हमारी गाइस, ये जो है स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि जो प्लास्टिक पोल्यूशन ऑफ वेस्ट है वाटर बॉडी का जो इंडिकेट करता है वो बीओडी नहीं करता, वो करता है सीओडी, जिसका मैंने नीचे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो गाइस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ये करता है, ये जो सीओडी होता है ये इंडिकेट करता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांड फॉर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द वाटर बॉडी। इसलिए जो सीओडी है वो ट्रू इंडिकेशन होगा ऑफ पोल्यूशन इन एन वाटर बॉडी। तो गाइस जो हमारा जो इंडिकेट करता है प्लास्टिक पोल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडी वो सीओडी इंडिकेट करता है, ना कि बीओडी। बीओडी का काम क्या होता है वो भी नीचे लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल biochemical sorry oxygen demand is the amount of dissolved oxygen needed to break down organic material present in the given water or water body। तो ये थोड़ा डिफरेंस है सीओडी और बीओडी के बीच में, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। शायद पेपर में आपकी और जो है बीओडी या सीओडी लिख दे और स्टेटमेंट लिख दे बीओडी की, तो इसको बिल्कुल थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। तो गाइज ये जो प्लास्टिक वेस्ट का जो टॉपिक है ये अभी भी ट्रेंड में चल रहा है, और अभी सरकार ने इसे बैन भी लगा दिया है, पर इससे पहले भी जो है कई बार प्लास्टिक का बैन लग चुका है। तो इसका मतलब ये पहले भी जो टॉपिक है ट्रेंड में रहा होगा। तो एक आपका, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि हमारे यूपीएससी में पूछा गया है 2019 में, क्योंकि 2019 में भी प्लास्टिक का जो टॉपिक था ये काफी ट्रेंड में था, काफी टाइम ट्रेंड में चल रहा है। तो 2019 में भी जो है जब था तो यूपीएससी ने इसमें से एक सवाल पूछा था। तो आप अपना उसके सामने आप पढ़ सकते हैं जो क्या सवाल पूछा था, उसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो इस बार भी पूरे चांसेस है कि यूपीएससी जो है इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भी चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा सिक्स टॉपिक जो पॉलिटी में से है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कम्स अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं एबीसीडी, ये कौन सा जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 324 के अंदर आता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 324 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। थोड़ा पढ़ते हैं क्या है ये आर्टिकल 324। तो गाइज आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, the office of the president of India and the office of the vice president of India shall be vested in the election commission। तो guys ये जो आर्टिकल 24 का एक छोटी सी डेफिनेशन थी,
तो आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन या किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। और अगर आपको जानना है कि ट्रेंडिंग में क्यों है टॉपिक, तो आप जो है इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, इसलिए जो है काफ़ी न्यूज़ में था। और गाइस इसके बाद एक खास बात हो रहा है इसमें, आर्टिकल 24 में ये बताया गया है कि अगर कोई पार्टी है जो, अगर उसे अपने पार्टी के कोई नई पार्टी बनी है और उसे एक लीगल स्टेटस चाहिए अपनी पार्टी का, और वो अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है तो उसको जो है पहले 30 दिन से पहले जो है एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है किसको, इलेक्शन कमीशन को। जब भी जो है वो एलिजिबल होगी अपना एक जो भी उसने डेट सेलेक्ट करी है उससे 30 दिन पहले उसे पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और फिर जिस डेट को वो कराना चाहता है अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन वो उस दिन करा सकता है। बट उसको जो है 30 दिन पहले उससे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, शायद कभी स्टेटमेंट में आके क्वेश्चन पूछ ले कि एक पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कितने दिन पहले जो है इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो होता है उसका आंसर होगा 30 दिन पहले जो है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 30 दिन पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है किसी भी नई पार्टी को अपना नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ऐसे ही जो है आर्टिकल 320 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 320 जो है स्टेट दैट द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आर्टिकल 320 है वो बताता है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही आर्टिकल 323A, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये प्रोवाइड्स करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ये भी आप पढ़ के जाइए। आर्टिकल 239 ये जगह डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो ये कुछ और अलग से इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, उनको भी डिस्कस कर दिया है। तो गाइस एक एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, जो कि जब ये जो टॉपिक है ट्रेंड में रहा था तो यूपीएससी ने जो है पॉलिटी में से भी एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ा इससे रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेंडिंग टॉपिक से और उनके ऊपर जो क्वेश्चन बनाए हैं ये अच्छे लगेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो कमेंट है उसका आंसर जल्दी से जल्दी दे सकूं। टिल देन कीप वॉचिंग कीप स्टडिंग, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।